जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। और आज इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं, हम लोग मिलने वाले हैं स्पेशली आरपीवीटी यानी राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2025 के रैंक 8वीं प्राप्त करने वाले शिवम से, और जानेंगे आज के इस पूरे सेशन में कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनको ये मोटिवेशन कहां से मिला। यानी एक कह सकते हो कंप्लीट आपका जो है एक रैंक 8 लाने वाला और कैटेगरी रैंक 7 लाने वाला बंदा किस प्रकार से तैयारी करता है, किस प्रकार से वो मेहनत करता है, किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, यानी वो पूरी चीजें जो जिससे आपको जो है अगले एग्जाम में या फिर आपको और अन्य एग्जामों में जो है एक मोटिवेशन मिल सके और आप जो है इस रास्ते पर चलकर और शानदार सफलता प्राप्त करें। तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग शिवम से यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने रैंक 8वीं प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से मेहनत की। क्योंकि अगर मैं एक थोड़ा सा आरपीवीटी का बताऊं 2025 का, तो ये 2022 के बाद जो है बहुत एक लंबे गैप के बाद जो है अब जो है दोबारा कंटिन्यू हुआ है। समय भी बच्चों को कम मिला था, ऐसा नहीं था कि बच्चों को एक साल पहले से पता है कि उनको जो है आरपीवीटी का उनका एग्जाम होने वाला है, तो समय भी यहां पर जो है बहुत कम मिला था, 2 से 3 महीने का समय मिला था। और उसमें भी जो है काफी बच्चों ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। और उत्कर्ष के हमारे होनहार छात्र शिवम की बात करते हैं, शिवम ने अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने घर वालों का नाम रोशन किया ही, साथ में उत्कर्ष का भी नाम यहां पर रोशन किया कि शानदार तरीके से पढ़ाई करके और इस बार रैंक 8वीं इन्होंने प्राप्त किया है। तो एक बार मिलते हैं शिवम से और जानते हैं उनकी इस रैंक 8वीं लाने की यानी 8th रैंक लाने की ये पूरी जर्नी कैसे थी और किस प्रकार से उन्होंने जो है इस पूरे सफर में मेहनत किया, उस सफर को जारी किस प्रकार से रखा, किस प्रकार से एक एक सब्जेक्ट पर उन्होंने जो है कमांड की, एक एक टॉपिक किस प्रकार से किया, उन पूरे स्ट्रेटजी को एक बार जो है शिवम से जानते हैं। तो शिवम, आपका स्वागत है उत्कर्ष से इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक बहुत ही शानदार रैंक के साथ और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम, क्योंकि देखो डॉक्टर तो सब बनते हैं लेकिन उनके डॉक्टर बनना जो बेजुबान है, यानी जो अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकते, और उनका जो है आप अगर आगे के लिए उनके बारे में सोचा तो एक बहुत ही शानदार एग्जाम में आपने रैंक 8वीं प्राप्त किया है। सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वैसे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये सब आपका ही कारण हुआ। ये आपने जो YouTube पे आपकी जो फ्री क्लासेज हैं मैं उन्हें ही देखता था। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने जो क्लासेस लिया वो उसमें मेहनत आपकी है, क्योंकि हमने तो क्लासेस सबके लिए लिया था, लेकिन मेहनत जो है जिन बच्चों ने किया है वो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ भी रहे हैं और अपनी जर्नी को बता भी रहे हैं। तो एक बार शिवम में पूरा एक लाइन बाय लाइन हम लोग पूछते हुए चलेंगे पूरे सेशन को, एक इंफॉर्मेटिव सेशन की तरफ भी, ताकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके इस इंटरव्यू से आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको पूरा जो है मोटिवेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो एक अपना संक्षिप्त परिचय दें और साथ में आप किस शहर से हैं, किस जिले से हैं, और एक फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से उसमें मतलब आपको मदद मिली है, ये पूरा आपको एक बार थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं भरतपुर के एक छोटे से गांव कासोल का रहने वाला हूँ। तो हाल ही में मैंने आरपीवीटी में परीक्षा में राजस्थान में और राजस्थान 8वीं रैंक हासिल की है और मेरी कैटेगरी रैंक 7वीं है। ये मुझे बचपन से ही, क्या अपन किसान परिवार में जानवरों को देखते हुए बड़े हुए, तो जानवरों से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है। मेरे पिताजी भी किसान हैं और मेरी माता गृहिणी हैं। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ और बाकी मेरा बचपन से ही जानवरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और ये वेटनरी टेस्ट मैंने इसीलिए दिया था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ताकि जानवर अपने बेजुबान होते हैं, उनके लिए अगर कुछ कम्युनिटी सर्विस हो जाए। और सर इसमें स्कोप भी बहुत है। और फिर सर मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मैं किसी ऐसे पद पर पहुंचूं जहां पर वो गर्व से कह सकें कि ये मेरा बेटा है।
तो बिल्कुल अब आपने एक गर्व तो दे ही दिया है। एक आपकी रैंक जो आई है वो कहीं ना कहीं आपके पिताजी इस पे प्राउड तो कर ही रहे हैं और कर ही रहे होंगे। और आपने एक अपना सपना भी, क्योंकि आपने बताया कि जानवरों से जो है आपका बड़ा लगाव रहा है, और जाहिर सी बात है कि आप जिस बैकग्राउंड से किसान का अगर कह सकते हो कि हर एक चीज से देखो तो वो जानवरों से जो है बहुत तगड़े तरीके से जुड़े रहते हैं। वो हर एक चीज अगर हम देखें उनके तो वो जुड़े रहते हैं, और आपने अपने सपने को जो है यहां पर क्या किया है, पूरा किया है। अब इसमें ये अगर मैं बोलूं शिवम कि आपको तो यहां पर मात्र 2 से 3 महीने ही के लगभग, इसलिए कि आरपीपीटी का पहले से हमें नहीं पता था कि इसका एग्जाम जो है इस बार होगा या 2025 में राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट जो है, यानी इसको राजस्थान के थ्रू, पहले तो नीट के थ्रू हो रहा था, फिर आपका राजस्थान के थ्रू होगा, ये सब मतलब पहले से आपको पता नहीं था। यानी आपको तैयारी के लिए मात्र 2 से 3 महीने ही मिले होंगे जिसमें आप स्पेसिफिक इस एग्जाम की जो है आपने तैयारी किया होगा। तो इस 2 से 3 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, किस प्रकार से इस समय का आपने जो है उपयोग किया, और पूरा एक तैयारी की अपनी जर्नी जो है, इन 2 से 3 महीनों की जर्नी एक बार विद्यार्थियों तक शेयर करें। सर आरपीपीटी के लिए आपने जैसा कहा कि मेरे पास 2 से 3 महीने का समय था, तो मेरे को लगा कि अब टाइम बर्बाद करना तो नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनाई कि रोज कितना पोर्शन कवर करना है, और डेली मैं आपके लेक्चर्स देखता था यूट्यूब पे जो आते थे, पूरे लेक्चर्स उनसे रिवाइज हो जाता था। फिर सर अपन ने पहले उन्हें बांटा सब्जेक्ट्स को कि ये इसका पोर्शन ज़्यादा है, ये ज़्यादा कंटेंट है। फिर उसके बाद जो कम कंटेंट था उसकी तरफ गया मैं। तो पहले मैंने मेन टॉपिक कवर किए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो ज़्यादा नंबर रखते थे। और मैंने बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया, और जैसा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने अलग स्ट्रेटजी अपनाई, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता था। और सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत लगाए, और पेपर से 2-3 दिन पहले सब बंद। अच्छा, पेपर से 2-3 दिन पहले सारा कुछ बंद कर दिया? सब बंद। वाह। और उसके मतलब इसलिए कि आपने पेपर से पहले ही इतनी सारी प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पूरा फोकस किया, तो आपने इतनी सफिशिएंट तैयारी कर ली थी कि अब पेपर से 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं लेना था। यही पूरी स्ट्रेटजी होगी? यस सर। ये क्या सर, अगर पेपर से 2-3 दिन पहले इसीलिए बंद कर दी, फिर एग्जॉस्ट होकर ये पेपर में बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें एक पेज में लिखकर, जो अपन बायो के जो मॉर्फो और ये जो पेपर में तुरंत की तुरंत याद करने होते हैं वो, और सर फिजिक्स में अपने जो कुछ फॉर्मूले हैं वो, और केमिस्ट्री के अपन नेम रिएक्शंस मैंने एक पेज में लिख लिए थे, पेपर से पहले उन्हें पढ़कर अपना पेपर दिया। अरे वाह। अच्छा, इसमें पूरे अगर मैं बात करूं तो आरपीपीटी में कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको सबसे आसान लगा और कौन सा सब्जेक्ट सबसे कठिन लगा? अगर मैं जनरली बात करूं तो कठिन में लोग इधर ही ध्यान देते हैं क्योंकि फिजिक्स बायो वाले स्टूडेंट का एक रहा है, लेकिन आपके लिए कौन सा जो है सब्जेक्ट जो है वो इजी रहा है, आसान रहा है कि मतलब हाँ इसमें तो सर तैयार था, इसमें रिवीजन करना था, और कुछ टॉपिक्स में आपको जो है थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत थी, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें पूरी की पूरी जो है मेहनत आपकी, बहुत ज्यादा मेहनत जो है आपको उन सब्जेक्ट में लगी है, और किस प्रकार से उसको आपने टैकल किया? यहाँ पे मैं जनरल परसेप्शन से अलग जाना चाहूंगा। जैसे लोग बोलते हैं ना फिजिक्स टफ है, तो मेरे लिए तो सब केमिस्ट्री ज्यादा टफ लगती है। ये मतलब बहुत कम विद्यार्थी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर फिजिक्स तो ठीक था मेरा, केमिस्ट्री या बायो में मुझे दिक्कत थी, है ना? हाँ सर, तो फिजिक्स मेरे लिए एक आसान पॉइंट था, मेरे लिए जैसे प्लस पॉइंट था। अच्छा, प्लस पॉइंट था ये आपके लिए? हाँ हाँ सर, कुछ बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स वीक होता है तो इसीलिए बायो लेते हैं, बाकी मेरे को बायो और फिजिक्स मेरे दोनों ही प्लस पॉइंट्स थे। अच्छा। पर सर मेरा केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस कम था, फिर भी मैंने टैकल किया उसे। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब किस प्रकार से उसको आपने, मतलब एक जैसे कमजोर सब्जेक्ट को किस प्रकार से एक स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए और आपने उसको किस प्रकार से तैयार किया, ये एक बार आप शेयर करें। सर ये जो केमिस्ट्री में क्या है, अपनी जो नेम रिएक्शन होती है उनमें
गलती होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे IUPAC नेमिंग, GOC, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक बार पढ़ा, बात खत्म यहीं पे, वो अपने आप। पर जो नेम रिएक्शन या फिर जो ये होते हैं, इनमें आपको रिवाइज करना पड़ता है। चाहे आप आज पढ़ो तब आप शाम को भूल जाओगे, चाहे आप 7 दिन पहले पढ़ो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनको एक पेज में लिख लें। जब भी एग्जाम हो उससे एक दिन पहले या फिर एग्जाम वाले दिन उन्हें देख जाएं। अच्छा, उसके पूरा एक बार मतलब उसको रिवाइज करके जाओ, पूरा अच्छे से उसको देख के जाओ, यही कहने का मतलब है? यस सर। अरे वाह, बहुत शानदार। अब एक ये बताओ कि एग्जाम में आपकी जो है समय का आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया, उस समय को कैसे मैनेज किया, और मतलब पूरा ये रैंक 8 की आपकी जो है ये पूरी जो मतलब कह सकते हो कि ये पूरा जो जर्नी रहा है, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एग्जाम में जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने टैकल किया होंगे, अच्छा स्कोर किया है, तभी तो एक बार तो आपका स्कोर ऑल इंडिया में सॉरी पूरे राजस्थान में कितना है और आपके पूरे पेपर में कितना है, और आपने जो है टाइम मैनेजमेंट पूरे पेपर के दौरान किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट किया था, उनमें किस प्रकार से परेशानियां आ रही थी, और फिर आपने उसको कैसे किस प्रकार से मैनेज किया है, पूरा का पूरा ये टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया है, ये एक बार जो है हमारे विद्यार्थियों तक शेयर करो। ये सर पेपर में क्या है, मैंने बायोलॉजी को पहले किया था। अच्छा, बायोलॉजी पहले? यस सर। बायोलॉजी में मैंने कम टाइम में जितनी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते थे वो किए, और सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो NCERT से बाहर भी थे। अच्छा, हाँ, NCERT से भी उधर। हाँ हाँ हाँ। इस बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि जो सिलेबस से मतलब NCERT में क्या हुआ है कि सिलेबस वो हटा दिया गया है, फिर भी उन टॉपिक से जो है अभी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, यानी वो प्रीवियस पैटर्न पे ही कहीं ना कहीं कहोगे तो पेपर इस बार भी बना हुआ था, और वो हमें देखने को मिला। कई टॉपिक ऐसे हैं जो NCERT से हटाए गए हैं, फिर भी जो है उससे क्वेश्चन आपका इस बार देखने को मिला था। यस सर। तो फिर मैंने क्या उनको मार्क कर दिया। उनमें वैसे सर मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, पर फिर ये रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे पेपर में जहाँ आपको लगता है कि एक एक नंबर भी मायने रखता है। अरे वाह। तो फिर मैंने उन्हें मार्क कर दिया, और जो हो रहे थे वो मैंने जल्दी जल्दी अपने फिनिश कर दिए। फिर उसके बाद मैं गया फिजिक्स को। मेरे को फिजिक्स बहुत आसान लगती है। अच्छा, फिजिक्स आसान लगी थी इसीलिए बायो सबसे इजी जो आपको लगी वो, फिर आप गए फिजिक्स पे, केमिस्ट्री को लास्ट में रखा कि कहीं अगर गड़बड़ हो तो मन पहले ही खराब ना हो, है ना? ऐसा? यस सर। हाँ, ये अच्छी स्ट्रेटजी भी है। अगर एग्जाम में हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग जोन से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको मौका ऐसा मिल रहा है कि आपको तीनों में से एक कोई स्टार्ट करना है, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन से ही, ताकि एक कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है, और एग्जाम टाइम के अंदर ये कॉन्फिडेंस वाकई में बहुत जरूरी होता है। तो सर मैंने फिजिक्स की, फिर उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री के लिए अच्छा खासा टाइम बचा लिया। पूरा समय बच गया इसलिए कि आपने बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिजिक्स भी आपके लिए थोड़ा सा तैयारी अच्छी है तो उसमें आपको इजी लगा, तो उसको आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया, तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास पूरा समय मिला, है ना? यस सर। और फिर जो क्वेश्चन मैंने मार्क करे थे एक बार उन्हें भी देख लिया, पर सर वो हिले ही नहीं। वो क्या, वो आउट ऑफ सिलेबस ही लगे थे मेरे को। तो मैंने उन्हें छेड़ा ही नहीं। यही करना भी चाहिए जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, क्योंकि आपने जितना अच्छा किया है, अगर आप कुछ भी ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके अच्छे किए हुए को भी वो क्या कर देता है, खत्म। यानी वो माइनस मार्किंग आपकी जो है वो पूरी तरीके से एक नंबर भी अगर कम करता है तो कई रैंक आपको जो है पीछे ले जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, और आपने ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी अपनाई कि जो क्वेश्चन आपसे हो रहे थे वो आपने किया, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि डिफिकल्ट है या आउट ऑफ नॉलेज में है तो आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी रहा है, और यही कारण है कि आपने आज रैंक 8वीं प्राप्त की है, ऑल इंडिया रैंक सॉरी ऑल राजस्थान में रैंक आपने जो है 8 आपको प्राप्त किया, 8वां रैंक प्राप्त किया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही आपने रिजल्ट देखा होगा और उस दिन आपको पता चला कि मैं तो पूरा राजस्थान में 8वीं रैंक लाया, और साथ में कैटेगरी रैंक में जो है 7वीं स्थान लाया, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी पहली बार जब आपको पता चला, और साथ में आपकी फैमिली मेंबर्स की, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो फादर मदर्स की या ब्रदर की आपकी जो है प्रतिक्रिया किस प्रकार से थी, ये एक बार हमें जरूर बताएं। जब सर ये रिजल्ट आया, मैंने 8वीं रैंक मेरे पिताजी ने मेरे को बताया,
कि तुम्हारी 8वीं रैंक आई है, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो फिर उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा वो रिजल्ट का। तब मेरे को लगा कि हाँ। फिर उसे भी वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार और वेबसाइट पे गया। मतलब फादर ने आपके स्क्रीनशॉट भेजा फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा था, तो आपने वेरीफाई करने के लिए दोबारा यस सर। और फादर की क्या फिर उस समय बताते हुए फादर की क्या रिएक्शन थी? वो बहुत खुश थे। वो तो वाकई में, इसलिए कि आपने ऐसा काम ही अच्छा किया है कि वाकई में एक एक पिता का सर तब ऊंचा होता है जब उसका बच्चा जो है वो आगे अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा होने दिखने लगता है या आगे बढ़ता है, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर फादर की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी यही होती है कि उसका बच्चा जो है एक सफल इंसान बन पाए, एक सफल नागरिक बन पाए, और कह सकते हो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता होती है। और आपने आपने उस रास्ते पर पहला कदम, और बहुत मजबूती से पहला कदम जो है रखा है। अब इसमें आपको एक बात की और ध्यान रखनी है कि आगे भी अभी मेहनत जारी रखना है, क्योंकि ये अभी आपके सफर की शुरुआत है। आपने पहली कदम तो बहुत शानदार तरीके से एक मतलब टॉप 10 रैंक में आना, ये एक अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपने उसमें तो अपने आप को ला दिया है। अब आगे की सफर भी जो है बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको जारी रखना है। हाँ, आपने अभी अपने मम्मी या और फैमिली मेंबर्स के रिएक्शन नहीं बताए। प्लस वही वही खुशी, वो इमोशनल हो गई थोड़ा। हाँ मेरे पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 8वीं रैंक है। फिर बाद में ये हाँ, सब थोड़ा नया सा लगा तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने मतलब पूरा अच्छे से रैंक 8वीं तो लाई। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आगे वेटनरी फील्ड में जो है किस प्रकार से इस पर कौन सा किस जोन में आप जाना चाहोगे, और वेटनरी डॉक्टर बनकर समाज में जो है या किसानों को जो है किस प्रकार से मदद पहुंचाओगे, या किस प्रकार से आप जो है मदद करना चाहते हैं, ये एक बार जो है हमारे विद्यार्थियों तक और हमारे जो दर्शक हैं उन तक जो है बताएं। सर ये मैं वेटनरी डॉक्टर बनते अपने वापस अपने गांव में जाकर वहाँ पे जो किसान हैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा गांव में ये पशुधन की बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत बहुत। जैसे कभी अपनी भैंस को कुछ हो गया, कभी अपनी गाय को कुछ हो गया, टाइम पे इलाज नहीं मिलता। तो गांव में तो लोग इस हद तक अभी नहीं आ पाए कि उन्हें पता हो कि अपन को गाय को ये उपलब्ध करवाना है, ये फैसिलिटी देनी है। तो सर मैं उधर पशुओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ सभी की, अपने गांव में गाय भैंस ये सब इनकी देखभाल और इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब बहुत ही अच्छे लाइन में आप जा भी रहे हो, जहां पर आप उनकी मदद कर रहे हो जो वाकई में अपनी पीड़ा को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, और इसमें आप जो है शानदार तरीके से आप इस समाज को एक बहुत ही शानदार योगदान दोगे। इस समाज में बहुत ही बड़ा आपका योगदान भी रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है शानदार एक बहुत ही, जैसे जिस प्रकार से आपने यहां पर परचम लहराया है, आप आगे भी जब पूरी डॉक्टरी की आप पढ़ाई कर लोगे और फिर जब आप समाज में अपना योगदान करोगे, वहां भी आपका जो है परचम लहराएगा, और मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। अब एक आखिरी हमारा प्रश्न है आपसे कि आप जो है ये प्रश्न नहीं है, एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है 2026 आरपीवीटी 2026 यानी 2026 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जी, या जिन्होंने उसके लिए सपना देख रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से तैयारी के लिए बताना चाहोगे, किस प्रकार से वो क्या क्या अपनी तैयारियों में ध्यान रखें, किस प्रकार से जो है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, फिजिक्स के लिए क्या, केमिस्ट्री के लिए क्या, बायो के लिए क्या, यानी पूरी एक उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2026 वाले विद्यार्थियों के लिए, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, एक बार जरूर बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एनसीईआरटी को बेस बनाना है अपने को, एनसीईआरटी बिल्कुल बेस, और रोज थोड़ा 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 भी पढ़ेंगे तो वो अपने आप
पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन पहले ही ये सोचेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो फिर किसी से ही नहीं हुआ। और तो एक बार मतलब इनको ये भी बताओ कि रैंक 8 के लिए उनको कितना स्कोर करना पड़ेगा, अगर वो रैंक 8 लाना चाह रहे हैं, 8वीं रैंक अगर वो लाना चाह रहे हैं, तो उनको कितना स्कोर करना पड़ेगा? जैसे आपका स्कोर क्या था? सर मेरा स्कोर 535 था आउट ऑफ 692। वेरी गुड। 692 में आपको अगर देख रहे हो तो ये जैसे शिवम ने स्कोर किया, आप इतना स्कोर करना, थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। ये आसानी से आप मेहनत करके, मेहनत के बल पे आसानी से ला सकते हो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो मुश्किल हो सकती है। यस सर। और सर एक और चीज हम भूल जाते हैं, पेपर में स्पीड। हाँ, अगर स्पीड। सर पेपर में स्पीड ही नहीं है आपकी, तो आपको चाहे कितना भी आता है, आप जब उसे परफॉर्म करके दिखाई नहीं पाओगे तो वो फिर बिल्कुल मायने नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल। जब स्पीड ही और नहीं होगी जितनी तो वो ज्यादा फिर आप पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, तो वो फिर आने ना आना फिर बराबर ही हो गया वो, है ना? और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी। यानी ओवरऑल पहले आपने ये बोला कि एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करो, क्लियर, कंटिन्यूअस मतलब तैयारी करो, क्योंकि भले थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली रेगुलर रखो, रेगुलर स्टडी रखो। Yes, तीसरा आपने बोला कि स्पीड आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पर पूरी तरीके से ध्यान देना है, यानी एक तरह से पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर करो, Yes, sir. मॉक लगाओ, ये पूरा जो है सॉल्व करना है। इसके अलावा और क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? लास्ट तक एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। शिवम ने जिस प्रकार से आप लोगों को बताया है, अगर आप इन 4-5 मूल बातों पर ध्यान दें तो वाकई में अगली बार आप इस जगह पर होंगे और शानदार तरीके से रैंक, टॉप रैंक में, टॉप 10 में आने का जो है आपका जो एक होता है ना कि कोई भी अगर एग्जाम कोई देता है तो उसमें वो सोचता है कि यार टॉप 10 में तो एटलीस्ट आए, रैंक 1 आए, 2 आए, 3 आए, या टॉप 10 में तो हम जरूर आए, क्योंकि ये टॉप 10 वाकई में एक अंदर कॉन्फिडेंस आगे भर पूरे जीवन के लिए भर देता है और वहां से एक कह सकते हो पाथ चेंज होता है। तो आप आसानी से इसमें जो है मेहनत के दम पर इस राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट में आप भी टॉप रैंक में आ सकते हैं, आप भी जो है अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए ये जो कुछ मूल बातें आपको इस पूरे इंटरव्यू से पता चली है, उस पर लगातार अगले एग्जाम तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उस पर जो है वो सारी कह सकते हो कलमे जो है ना, पेन, वो खाली करने पड़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट पर, भले वो फिजिक्स की बात करे, भले वो बायो की बात करे, भले वो केमिस्ट्री की बात करे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक को स्किप करके आप सिलेक्शन ले पा रहे हो, नहीं, आपको इन सब पर जो है पूरी तरीके से कमांड करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए बस एक शानदार मार्गदर्शन, जिसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम, पूरी उत्कर्ष टीम जो है आपके साथ है और उसमें जो है आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और शिवम से आपने ये भी जान लिया कि किस प्रकार से मेहनत करना है। क्या ऐसा नहीं है कि शिवम कहीं और जगह से आया हुआ है, एलियन है, उसने एकदम एक दिन में ऐसा रोबोट की तरह वो पूरे बुक स्कैन किया, है ना, पूरी जानकारी ले ली, नहीं, इसने भी वो मेहनत की और आज एक आपने देखा कि फादर इनके बहुत ज्यादा इमोशनल हुए, मदर इमोशनल हुई, ये खुद इनको यकीन नहीं हो रहा था कि रैंक 8 आया। तो ये सब किस प्रकार से हो पाता है? मेहनत की वजह से। तो सबसे पहले तो शिवम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और पूरे उत्कर्ष टीम की तरफ से। आप एक शानदार वेटनरी डॉक्टर बनोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और मुझे 100% यकीन भी है कि क्योंकि आपने जो मेहनत से इस मुकाम को प्राप्त किया है, उस मुकाम को आगे आप जरूर बढ़ाओगे। और मुझे अगला इंटरव्यू मैं एक बार जरूर आपके साथ करूंगा जब आप वेटनरी डॉक्टर बन जा रहे हो, और उसके बाद जो है मैं आपसे एक बार जरूर जुड़ूंगा, एक बार जरूर आपके साथ जो है हम लोग एक इंटरव्यू रखेंगे कि किस प्रकार से शिवम ने ये पूरी जर्नी जो है कवर किया है। तो एक बार बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो चलिए फिर, जय हिंद। आज की सेशन को यही तक रखते हैं। आज का ये सेशन आपको काफी मोटिवेट किया होगा, तो आप लोग अब आरपीवीटी 2026 के लिए एकदम शानदार तरीके से जुड़ जाइए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी आपको सारी चीजें उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से, यानी उत्कर्ष टीम की तरफ से आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, किस प्रकार से, कैसे, किस प्रकार से हम लोग जो है आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।